नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे। दोस्तों, कोशिका विज्ञान के एमसीक्यूज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के प्रमुख एमसीक्यूज़ के बारे में। तो चलिए प्रथम प्रश्न से हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। इट मीन्स एनिमल सेल की बात कर रहा है। और आंसर है इसका आपका लवक, क्योंकि जो लवक है, प्लास्टिड है, ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है आपकी पादप कोशिका की। तो लवक जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि लाइसोसोम कार्य करता है क्या? लाइसोसोम क्या कार्य करता है? तो आपको पता है लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। तो जो अंतःकोशीय पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है लाइसोसोम। तो अंतःकोशीय पाचन कार्य है लाइसोसोम का। चलिए अगले प्रश्न पर, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है कैसी? तो सेल वॉल होती है दोस्तों पारगम्य, ये ट्रांसपरेबल होती है। तो क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगा, क्या चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी वाष्पित होकर किस तरीके से बाहर निकलेगा, तो वो कार्य होता है आपका कोशिका भित्ति के द्वारा, सेल वॉल के द्वारा। तो पारगम्य होती है कोशिका भित्ति। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके जो सर्कल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है दोस्तों, उसको क्रिस्टी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन होता है आपका क्रिस्टी। चलिए अगला प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं या फिर जो एक कोशीय होते हैं, मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव पाया जाता है या फिर पूर्णतः विकसित माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो आंसर है जीवाणु। तो जो बैक्टीरिया होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव द्रव्य का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था पुरकिंजे। तो जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति बने पुरकिंजे। तो पुरकिंजे को कहा जाता है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग करने वाला पहला पर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा है? हेनरी लेमार्क, हक्सले और ट्रिवेनरस। तो आंसर है दोस्तों इसका हक्सले। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है हक्सले। तो ये जो कोटेशन है ये हक्सले के द्वारा दिया गया कोटेशन है। डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया है डीएनए का? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल। अगला प्रश्न दोस्तों कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं कहां पर? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां कहां से नियंत्रित होती हैं? तो ये होती है कंट्रोल न्यूक्लियस से। तो केंद्रक के द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। न्यूक्लियस शब्द का खोज या न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक शब्द का बात की गई या केंद्रक की खोज की गई, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है दोस्तों। अगला, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया किसने? गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो वॉल्डियर। गुणसूत्र देने वाले व्यक्ति थे वॉल्डियर। ठीक है, तो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स को बताने वाले व्यक्ति हैं वॉल्डियर। अगला प्रश्न दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? अंतः प्रदाय जालिका की खोज किसके द्वारा की गई? सुटन तो नहीं है, वॉटसन भी नहीं है, रॉबर्ट्स भी नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट्स ब्राउन केंद्रक वाला है। ठीक है, तो आंसर है पोर्टर। तो पोर्टर के द्वारा खोज की गई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज करता है पोर्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया? इसका आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर है नॉल और रस्का। तो नॉल तथा रस्का जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने तैयार किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगला प्रश्न दोस्तों कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो अभी अपन ने बात की थी कि जो न्यूक्लियस होता है या माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रॉपर डेवलप शेप में नहीं होती है, वो किसमें पाई जाती है? एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो फिर से आंसर बनेगा बैक्टीरिया, जीवाणु। तो जिसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है वो है जीवाणुओं में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों अनुपस्थित होंगे प्रोकैरियोटिक चीजों में। अगला,
सर्वाधिक संख्या 2n के गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में और ऑफियोग्लोसम में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑफियोग्लोसम। सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लोसम में, 1440 1440 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ऑफियोग्लोसम में। ये एक फर्न कैटेगरी का पौधा होता है। तो जब आप इसकी कभी पिक वगैरह गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आपको ऐसी कुछ इसकी लीव्स और पत्तियां दिखाई देंगी। ये ऑफियोग्लोसम होता है, इसमें 1440 गुणसूत्र, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किसका बना होता है? तो जो कोशिका द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म होता है या फिर अपन इसको प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये किसका बना होता है? तो आपको पता है कि कोशिका के अंदर सारे कोशिकांग हैं तो वो भी इसमें रहेंगे। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होगा तो वो भी इसमें रहेगा। कोशिका के अंदर केंद्रक रहेगा, केंद्र के साथ केंद्रक द्रव्य भी रहेगा। तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है जीव द्रव्य। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो सेंटर फॉर द सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है? तो ये है आपका दोस्तों हैदराबाद में। तो आणविक एवं कोशीय अनुसंधान केंद्र है आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अब छोटी है, स्मॉलेस्ट है तो माइक्रो होगी, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका बहुत बड़ी है, माइक्रोप्लाज्मा कोशिका बहुत छोटी है। तो ऐसे हर कोशिका का साइज अलग है, उसका कार्य भी अलग है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते तो बिल्कुल है, जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, जब ये डैमेज होती हैं या पर जब हम बीमार होते तो इनके शेप बदलते, तो ये भी ठीक है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो ये भी ठीक है। पर अगला है कि अपनी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो बिल्कुल नहीं, हमारी बॉडी में केवल एक ही प्रकार के टिश्यूज, एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं। ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि उपकला ऊतक अलग होता है, पेशी मस्कुलर टिश्यूज अलग होते हैं, आपका कनेक्टिव टिश्यूज अलग होते हैं। तो हर प्रकार के ऊतक अलग अलग होते हैं। तो आंसर था इसका आपका डी, कि सभी टिश्यूज एक ही प्रकार की कोशिकाओं के हैं। ये आंसर नहीं बनेगा। चलिए अगला हम बात करते हैं 20th क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कोशिका भित्ति होती है उसका संरचनात्मक घटक बनता है? मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दोस्तों, और स्ट्रक्चर देने का काम किसके द्वारा होगा? कैल्शियम के द्वारा, किसी हार्ड चीज के द्वारा होगा। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कैल्शियम। तो कोशिका भित्ति में जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो कौन देगा आपको? कैल्शियम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 MCQs। हम इसके बाद अगले जो लेकर आएंगे वो हम टिश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें आपको बहुत प्यारे क्वेश्चन देंगे। दोस्तों आपको जो अभी MCQ फॉर्मेट मिल रहा है ये बहुत ही इजी वे में और हल्का वाला फॉर्मेट आपको मिल रहा है। इसके बाद हमारा जो एक और नेक्स्ट लेवल आएगा MCQs का, वो बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। अभी आप अपना बेस क्लियर कीजिए, इससे अच्छे प्रश्नों के साथ हम आपके साथ फिर आगे मिलते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, साथ देने के लिए यूं ही हमारा साथ देते रहें।